पोटेंशियोमीटर में सिंपली एक वायर होता है जो कि सात से 8 मीटर लंबा होता है जनरली। इसके अक्रॉस एक सेल लगाते हैं, स्टैंडर्ड सेल, जिसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ये मान लेते EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। और ये जो वायर AB है उसका लेंथ जनरली 7 और 8 मीटर होता है और रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB भी कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर R। इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि A से मैंने एक वायर कनेक्ट इधर की तरफ किया, एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इस दो पॉइंट के बीच में हमको जो चीज़ कनेक्ट करना है, सर्किट का कोई हिस्सा कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर देंगे, या सेल कनेक्ट करना है तो सेल कनेक्ट कर देंगे। जो भी कनेक्ट करेंगे उसके बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। और इसके लिए जो भी कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने एक सेल कनेक्ट किया जिसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर कहीं पर नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि उस वक्त गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो क्या हो रहा है, 0। ये है करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ मिला, सपोज जैसे हमने लेंथ मान लिए L या L1 मान लिए। अब इससे जब हमने यहाँ पर एक सेल लगाया तो उस सेल के करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, वही वोल्टेज डिफरेंस ये पॉइंट और ये नल पॉइंट के बीच में होना चाहिए। तो उस सिचुएशंस में गैल्वेनोमीटर के अंदर में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर इस सेल को मैं बदल करके दूसरा सेल इसकी जगह पे लगा दूं तो दूसरे सेल का EMF दूसरा होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएंगे। तो इसमें करंट 0 होने के लिए इस पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट के बीच का पहले पोटेंशियल डिफरेंस था अब दूसरा होना चाहिए, और उसके लिए पॉइंट को कहीं और जाना पड़ेगा, मतलब लेंथ बदल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल बदलेंगे तो क्या बदलेगा हमको, मतलब अल्टीमेटली हमको यहाँ पर अचीव करना है गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट का वैल्यू 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको लेंथ बदलता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पर EMF बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वैसे वैसे लेंथ यहाँ पर बढ़ेगा या कम होगा। कैसे वर्क करता है, इस पॉइंट का नाम देता हूँ P, इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं Q, फिर इस पॉइंट का नाम देता हूँ C। तो एक ही कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में बैठना चाहिए, वो ये कि P और Q के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो हमेशा ही, अगर यहाँ करंट 0 है तो A और C के बीच का वोल्टेज डिफरेंस होगा। और यही मेन कॉन्सेप्ट है इस डिवाइस का, जो कि आपको अप्लाई करके सवाल को सॉल्व करना है। इसमें फॉर्मूला वगैरह का ज़्यादा विशेष रोल नहीं है, ज़्यादा रोल आपके दिमाग का है। P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और ऐसा तब होगा, जब भी ऐसा होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अगर गैल्वेनोमीटर में 0 है, इसका मतलब इस जगह से इस जगह के बीच में कोई करंट का फ्लो, और करंट का फ्लो होता है हाई से या फिर लो से। करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई से लो की तरफ। और अगर दोनों पोटेंशियल बराबर हो तो करंट का फ्लो, इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब वोल्टेज सेम होगा, इसीलिए करंट की वैल्यू यहाँ 0 है। सिमिलरली अगर यहाँ 0 है तो किरचॉफ्स के लॉ के हिसाब से अगर यहाँ से 0 जा रहा है तो इधर से आना भी 0 चाहिए। इसका मतलब इस वाले वायर में भी कोई करंट का फ्लो, और ये तभी होगा जब A और P का वोल्टेज सेम होगा। और जब A और P बराबर हो गए, C और Q बराबर हो गए, तो इसके डिफरेंस भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। और यही कंडीशन है गैल्वेनोमीटर में 0 पाने के लिए, इसका मतलब नल पॉइंट पाने के लिए, मतलब 0 डिफ्लेक्शंस मिलने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये समझिए कि वोल्टेज बिटवीन PQ, अगर इसमें करंट 0 है तो इस रेजिस्टेंस में भी करंट 0 होगा, और रेजिस्टेंस में करंट 0 होगा तो मैंने पहले बताया था कि सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है या तो E प्लस IR होता है या फिर E माइनस IR होता है। E प्लस IR कब होता है, जब सेल
चार्ज होते रहता है, और ई माइनस आई आर कब होता है? जब सेल डिस्चार्ज होते रहता है। अब आई आर में आई है ही नहीं, आई की वैल्यू 0, तो आई आर की वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या बच जाएगा? ई। इसका मतलब ये जो वोल्टेज बिटवीन पी क्यू है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब करंट की वैल्यू 0 हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ E1 के बराबर। क्या ये बात सभी को समझ में आया? क्यों ईएमएफ E1 के बराबर 0 हो गया? क्योंकि ईएमएफ माइनस आई आर या ईएमएफ प्लस आई आर में आई की वैल्यू क्या है? 0, तो आई इंटू आर का टर्म 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की जगह कौन आएगा? ईएमएफ इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन एसी, ए और सी के बीच में। अब नीचे वाला सर्किट में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला सर्किट के अलावा भी एक सर्किट है जो ऊपर में कंप्लीट है, जिसमें एक सेल है, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है, और सर्किट कंप्लीट है, तो वहाँ अपना एक इंडिविजुअल करंट फ्लो होगा। और वो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो मान लीजिए इस डायरेक्शंस में करंट फ्लो होगा, उस आई की वैल्यू कितनी होगी? उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू कितनी होगी? उस सर्किट का सेल ई बाय उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना? आर प्लस आर, ये उस सर्किट का करंट हो गया। अगर वोल्टेज बिटवीन एसी लिखना है तो हम लिखेंगे करंट इन एसी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर एसी, लिख सकते हैं। और करंट ऑफ वायर एसी को लिख सकते हैं ई बाय आर प्लस आर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर एसी को लिख सकते हैं रो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ एसी बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इस पूरे पार्ट में देखिए जो हमने पोटेंशियोमीटर डिवाइस मार्केट से खरीद के लाए, उसमें रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल कांस्टेंट, ईएमएफ ऑफ ये सेल कांस्टेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कांस्टेंट, वायर ए बी का लेंथ और रेजिस्टेंस सब कांस्टेंट। सिर्फ ये सेल बदलेंगे तो यहाँ का लेंथ बदलेगा। इसका मतलब ये ईएमएफ किस पे डिपेंड करने वाला है? क्या वेरी करने वाला है? मतलब यदि अगर यहाँ पर ईएमएफ E1 की जगह E2 रख देंगे तो यहाँ लेंथ L1 की जगह L2 आ जाएगा, दूसरा कोई लेंथ आ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम लोग ये पूरा टर्म को कांस्टेंट बोल दें, और अगर ये पूरा टर्म को कांस्टेंट बोल दें तो ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेंथ, बराबर। इसका मतलब यहाँ पर अगर सेल E1 यूज करें तो उसके प्रोपोर्शनल कौन सा लेंथ आ जाएगा, और अगर सेल E2 यूज करें तो उसके प्रोपोर्शनल लेंथ। तो E1 बाई E2 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग? L1 बाय। इसका मतलब इसका यूज करके हम लोग सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा सेल का ईएमएफ ज़्यादा है और कौन सा सेल का ईएमएफ कम है। अगर L1 की वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब E1 बड़ा है, और अगर L1 की वैल्यू छोटी होगी इसका मतलब E1 छोटा है, बराबर। अगर सेल बड़ा है तो उसके करस्पॉन्डिंग बड़ा लेंथ मिलेगा, और अगर सेल छोटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग छोटा लेंथ मिलेगा। तो इसका यूज करके हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। ये बात एक क्लियर हो गया। दूसरा, इसका यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसी पर्टिकुलर सर्किट में जिसमें हमको ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू L आया, अगर हम पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, इस सेल को शंट कर देंगे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस से, तब क्या होगा? तो अगर वैसा सर्किट अपन बनाए, इसी का दूसरा पार्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ये हमारा वायर है ए बी, ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, यहाँ से हमारे पास एक सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E1, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर के साथ ये कनेक्टेड है, यहाँ से एक वायर निकला। मैं अगर इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी की वैल्यू मुझे मालूम है वो कनेक्ट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन बाद में नहीं रहे, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इसे R डैश कह देता हूँ ताकि प्रॉब्लम बाद में न जाए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R मैंने कनेक्ट किया तो क्या होगा? ऊपर वाला सर्किट तो आपको कंप्लीट मिल ही रहा है, जिसकी I की वैल्यू है E बाय R डैश प्लस R। अब अगर यहाँ नल पॉइंट है, करंट की वैल्यू 0 है, तो मान लीजिए ये पॉइंट हमको मिला, ये उसकी लेंथ है। अब ये पहले वाले केस में ईएमएफ E1 के करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या मिला था हमको? L1। अब जो है वो ईएमएफ E1 नहीं है, E1 के अलावा कुछ और है। क्यों है अलावा कुछ और? क्योंकि यहाँ करंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी करंट की वैल्यू 0 है। मतलब A से लेके P के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, Q से लेके C के बीच में कोई करंट फ्लो
लेकिन जैसे ऊपर में एक सर्किट है, क्लोज लूप कंप्लीट है, वैसे नीचे भी एक क्लोज लूप अब कंप्लीट हो गया जिसमें एक सेल है और कुछ रेजिस्टेंस है और सर्किट कंप्लीट है। मतलब ये बीच वाले में भले ही करंट फ्लो ना हो, मतलब इस सर्किट से उस सर्किट के बीच में करंट का आदान प्रदान भले ही ना हो, लेकिन ऊपर वाले सर्किट में अपने आप में करंट घूम रहा है और नीचे वाले सर्किट में भी अपने आप में करंट घूम रहा है। तो इसमें जो करंट घूमा, मान लेते हैं उसे I1, उस I1 की वैल्यू हो जाएगी सेल का EMF E1 बाय R प्लस R1। होगा कि नहीं होगा? अब नीचे वाला सेल के सर्किट कंप्लीट है, सेल में इसका मतलब करंट जा रहा है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो यहाँ पर अभी लिख रहे थे, वोल्टेज बिटवीन PQ इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन AC, वही कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ लगाएंगे, वोल्टेज बिटवीन PQ इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन AC। और अगर ये लगाएंगे तो PQ के जगह पे पहले हमने क्या लिखे थे? EMF। और ये तब था जब सेल से कोई करंट का फ्लो। अब अगर सेल से करंट का फ्लो हो रहा है तो सिचुएशंस में वोल्टेज जो है वो या तो E प्लस IR होगा या E माइनस, यही दो हो सकता है, या तो E प्लस IR या फिर E माइनस IR। अब देखो यहाँ पर सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है नीचे वाला? यहाँ अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे करंट मिल रहा है, बराबर है। तो अगर ऐसे करंट मिल रहा है इसका मतलब सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। तो जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? EMF माइनस IR, बराबर EMF माइनस। तो इसका मतलब पहले वाले EMF से छोटा या बड़ा? पहले वाले EMF से छोटा या बड़ा? छोटा या बड़ा? क्या मिलेगा? तो अगर छोटा मिलेगा इसका मतलब P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले EMF मिला था, अब P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो EMF माइनस I1 R1 ये मिलेगा, जिसे हम फिलहाल के लिए V कह देते हैं, वोल्टेज कह देते हैं। अब ये मिलेगा, तो ये V इक्वल टू, जो कि पहले वाले EMF से क्या है? छोटा है, प्रोपोर्शनल टू AC। प्रोपोर्शनल टू AC में तो अभी भी वही लगाएंगे कॉन्सेप्ट, E बाय R डैश प्लस R इंटू रो इंटू L बाय एरिया। अब का लेंथ को L2 कंसिडर कर लेते हैं। अब लेंथ अलग हो जाएंगे, तो पहले वाले लेंथ से छोटा मिलेगा कि बड़ा लेंथ मिलेगा? ये बताओ, यहाँ पर जो लेंथ है अगर वो L1 है तो इसमें जो लेंथ मिलेगा वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा कि ज़्यादा? कम क्यों मिलेगा? कम क्यों मिलेगा? क्योंकि जो वोल्टेज है वो EMF से है, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग लेंथ भी क्या होना चाहिए? छोटा। करस्पॉन्डिंग लेंथ भी क्या होना चाहिए? छोटा, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज बराबर होना चाहिए। यहाँ का डेटा छोटा होगा तो यहाँ का भी डेटा, इसमें I तो बदलेगा नहीं, क्या बदलेगा? ये बदलेगा, और इसमें भी क्या बदलेगा? लेंथ बदलेगा। तो अगर छोटा करना है इसका मतलब लेंथ की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? छोटी। इसका मतलब L2 छोटा होना चाहिए और L1 बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, V प्रोपोर्शनल टू L2, बराबर। बाकी सब तो कांस्टेंट है। और पहले विदाउट रेजिस्टेंस जो रिलेशन आया था, क्या आया था? EMF प्रोपोर्शनल टू L1। तो इस दोनों को अगर रिलेट करेंगे, EMF प्रोपोर्शनल टू L1, दोनों को रिलेट करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं E1 बाय V इक्वल टू L2 बाय L1 बाय L2, लिख सकते हैं ये बातें। अब मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बताया था आपको एक, जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग बता रहा था, R इंटू E बाय V माइनस 1 होता है ना, EMF बाय वोल्टेज। तो EMF बाय वोल्टेज की जगह क्या यूज करूंगा? तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। मतलब पोटेंशियोमीटर का दूसरा काम है क्या? सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना। पहला काम क्या था? EMF को कंपेयर करना। दूसरा काम क्या है? सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। तीसरा काम क्या होगा? ये पॉइंट के बीच में किसी सर्किट का कोई पार्ट लगा दो। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, हमको इसके और इसके बीच में पोटेंशियल मेजर करना है, तो इसको हमको यहाँ से कनेक्ट कर देना है और इसको हमको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट को तोड़ देना है, ये सेल की अब ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देना है। इस P को जो सेल से कनेक्ट किए थे उसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, इस Q को जो सेल से कनेक्ट करे थे उसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ये डिवाइस मेजर करके दे देगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लेंथ हमको मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? उस प्रोसेस में ये वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इस वाले ब्रांच में भी कोई करंट फ्लो। इसका मतलब यहाँ जो सेल में करंट फ्लो हो रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ वोल्टेज होगा और वही ये मेजर करके देगा। इसका मतलब ये एग्जैक्ट मेजर करके देता है, इसमें कोई एरर नहीं होता है। मतलब पोटेंशियोमीटर डिवाइस जो मेजर करता है वो एरर फ्री होता है, उसमें कोई एरर
नहीं होता है। बस इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो वायर जो यूज़ करते हैं वो बहुत बड़ा होता है, 7 से 8 मीटर, कई बार 4-5 मीटर का भी वायर हो सकता है। 1 मीटर का भी वायर को आप पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना लंबा वायर होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सेंसिटिविटी क्यों ज़्यादा होगी, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर वायर छोटा है इसका मतलब ये हुआ कि दो आजू बाजू के पॉइंट के बीच में ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी लंबाई को बड़ा कर देंगे तो थोड़ा सा आपका जो हाथ अगर इधर उधर हिल भी गया तो बहुत ज़्यादा का चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें को सेंस किया जा सकता है। तो लेंथ अगर बड़ा रहेगा वायर का तो ज़्यादा सेंसेबल डिवाइस बनेगा। क्या ये बात आपको जम गया? तो पोटेंशियोमीटर अगर आपसे कोई पूछेगा क्या कौन सा डिवाइस है तो क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में किसी भी सर्किट के अंदर। ये सेल के ईएमएफ को क्या करता है, कंपेयर करता है, साथ ही ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। बराबर है? क्या ये बात जम गया? मेन काम जो आपको समझ में आना चाहिए वो ये है, अगर ये चीज़ आपको समझ गया तो आपको पोटेंशियोमीटर का सभी सवाल बन जाएगा, और अगर नहीं समझा तो थोड़ा दिक्कत जा सकता है। और ये बहुत छोटी सी बात है इसीलिए नहीं समझता है, थोड़ा अच्छे से गौर करना है एक बार पूरी बातों पे, लिखना मत अभी। 2 मिनट सभी बातों को दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए जितनी भी बातें हमने करें यहाँ पर। एकदम अंदर से फील आना चाहिए। पोटेंशियोमीटर खतरनाक चीज़ है, इससे सवाल नहीं बनते। हर बार पोटेंशियोमीटर के सवाल सॉल्व करने में एक ही चीज़ मेन है, वो है वोल्टेज को इक्वल कर देना है, बात खत्म। उसके करस्पॉन्डिंग आप सर्किट जैसा सॉल्व करते कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ एनी ब्रांच ऑफ एनी सर्किट। दूसरा पॉइंट, इट मेजर एग्जैक्ट वैल्यू। तीसरा पॉइंट, इट यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। अगला पॉइंट, it used to measure internal resistance of cell। अगला पॉइंट, लेंथ ऑफ वायर used in device is generally 7 to 8 meter। अगला पॉइंट, for high sensitivity length of wire should be large। Length of wire should be large। अगला पॉइंट, पोटेंशियोमीटर because its portability is difficult and it is not cost effective। ये इसके डिसएडवांटेज है। and it is not cost effective। ये इसके डिसएडवांटेज है। बड़ा डिवाइस है इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डिफ़िकल्ट होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। इसलिए ज़्यादातर केस में हम लोग सिंपली वोल्ट मीटर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा एरर से ही काम चला लेते हैं। इसकी यूज़ एक्चुअली में तब करते जब हमको एग्जैक्ट की ज़रूरत है, मतलब प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए लैब के अंदर इसकी यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरल पर्पज़ में इसका यूज़ नहीं करते। अब आप नीचे
ये सब बातें पूरा लिख डाल। पोटेंशियोमीटर के सभी सवाल क्लास में ही बनाने का प्रयास करेंगे, छापने के बजाय बनाने पर ध्यान देंगे तो ये बहुत सिंपल लगेगा और ख़त्म हो जाएगा अच्छे से। EMF ई कनेक्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वायर AB का रेजिस्टेंस दिया है 15R और लेंथ दिया है 600 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 हो, मतलब करंट ना हो, उसके लिए इसकी लंबाई कितनी होगी, तो मानते हैं थोड़ी देर के लिए L होगी, वही निकालना है हमको। तो सिंपल कहानी है, A और C है, ये पॉइंट P और Q है। तो कॉन्सेप्ट है कि वोल्टेज बिटवीन AC इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन PQ बराबर, और वोल्टेज बिटवीन PQ क्या हो जाएगा, EMF या वोल्टेज क्या होगा बताओ। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ करंट की वैल्यू 0 होगा तो P और Q के बीच में EMF आएगा कि वोल्टेज आएगा, EMF आएगा। यहाँ कोई करंट का फ्लो, तो EMF कितना है इसका, तो ये जो वोल्टेज बिटवीन PQ है सीधा सीधा क्या हो गया E/3, और वोल्टेज बिटवीन AC, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वोल्टेज है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AC लगाना है, करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AC लगाना है। अब करंट की बात करेंगे तो देखिए आप ध्यान से, वो करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, E/15R प्लस R। AB का रेजिस्टेंस 15R है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो कितना हो जाएगा 16R। तो यहाँ पर वही लिख दूंगा, E/16R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AC। अब यहाँ से E और E कैंसल हो गए, 16R इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 16R/3। ये किसकी वैल्यू हो गई, रेजिस्टेंस ऑफ AC की। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमको लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यूनिटरी मेथड से आप देखो कि 600 सेंटीमीटर लेंथ में कितना R है, इसका मतलब हर R कितना लेंथ के करस्पॉन्डिंग है, 15R 600 सेंटीमीटर, तो R किसके बराबर है 40 सेंटीमीटर, हाँ कि नहीं, 40 इंटू 15 होगा 600। इसका मतलब यहाँ से हमको समझ में आया 15R करस्पॉन्डिंग टू 600 सेंटीमीटर, इसका मतलब R करस्पॉन्डिंग टू 40 सेंटीमीटर। तो कितना R है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ AC मतलब 16R/3, ये करस्पॉन्डिंग टू 16 इंटू 40/3 सेंटीमीटर, यही तो हो गया ना हमारा लेंथ। 16 इंटू 40 कितना, 640/3 सेंटीमीटर, कितना हो गया बताओ, 213.33 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। जम गया क्या बात है, इसका मतलब लेंथ ऑफ AC आ गया इतना। कैसे निकाले, इस बात पे गौर करना, और पहले इस बात पे गौर करना, क्योंकि यही मेन क्लू है, यहीं से हम आगे बढ़े। बनाइए 4 corresponding to I into resistance of AC, I की जगह लिखेंगे E/21R into resistance of AC। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ AC हो जाएगा 21R/4, तो लेंथ जो हो जाएगा 21/4 इंटू R, R के करस्पॉन्डिंग लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर बराबर है ना, तो 5 इंटू 21 105 सेंटीमीटर। ये वाला बना, ये वाला E/5 वाला, देखिए E/5 का करस्पॉन्डिंग लेंथ 2 मीटर है। अब यहाँ से देखिए 20R कैसे निकालोगे, निकल लिए,
तो यहाँ से यहाँ के बीच में वोल्टेज E/5 इक्वल टू करेंट E/20 प्लस R 21 R इंटू रजिस्टेंस ऑफ AC। तो यहाँ से हमको रजिस्टेंस ऑफ AC कितना आ गया 21 R/5 इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ है 2 मीटर। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/21 मीटर। 10 बोले तो अभी मीटर में ही रहने देते। तो हमको जो लेंथ ऑफ AB चाहिए तो रेजिस्टेंस ऑफ AB कितना है 20R। तो R का लेंथ इतना तो 20R का लेंथ, इसलिए लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा बताओ। R का लेंथ 10/21 मीटर, तो 20R का लेंथ इंटू 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 बाय 200। हाँ 200/21 मीटर। इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो बाय 21 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करके जो भी है 2 और 2 कैंसल। ठीक बना दीजिए। इसका मतलब वोल्टेज बाय लेंथ तो अगर वोल्टेज फाइंड करना है ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। ये एक फॉर्मूला कभी कभी यूज होने वाला है। फिर एक सवाल लिखेंगे। In the potentiometer experiment, find null point in the given circuit। यहां से लेकर के यहां के बीच में EMF कितना है? अरे बोलो ना देख करके। E है। तो इसके और इसके बीच में भी ज्यादा से ज्यादा E हो सकता है। और यहां पर कितना है 3E/2। तो ये 3E/2 बड़ा है ना E से, ग्रेटर देन E। तो नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। कैसे मिलेगा नल पॉइंट? इससे पहले वाले सवाल सब में सभी में इसलिए मिल रहा था क्योंकि छोटा था। अगर बड़ा है तो कैसे मिलेगा नल पॉइंट? नल पॉइंट मिल सकता है इसके और इसके बीच भी कनेक्ट कर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा E आ सकता है। वैसे E से कम ही आएगा क्योंकि यहाँ तो करंट भी फ्लो होगा। तो E से थोड़ा कम ही रहेगा A और B के बीच में, तब भी ये 3E/2 के बराबर। तो यहाँ करंट का फ्लो रुकेगा नहीं, यहाँ करंट का फ्लो नॉन जीरो रहेगा हर हाल में। ठीक है, इसलिए कोई नल पॉइंट मिलेगा नहीं। तो लिख लेंगे इस बात को। ऐसे ही लंका में आग लगती है। टेन वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये A है, ये B है। लेंथ ऑफ AB 5 मीटर है। रेजिस्टेंस ऑफ AB 5 ओम है। एक काम करता है, इसे 12 वोल्ट कर देता हूँ। यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर लगाए हुए हैं। ये पॉइंट C मिला। तो
तो लेंथ ऑफ AC निकालना है अगर करंट इसमें 0 हो रहा है तो। इस वाले में जो करंट हो जाएगा वो 12/6 ना, तो 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 4 है, तो इसके अक्रॉस भी 4 होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ AC इंटू करेंट 2 इक्वल टू 4। तो रेजिस्टेंस ऑफ AC 2 ओम होना चाहिए। अब देखिए 5 ओम 5 मीटर, तो 2 ओम करस्पॉन्डिंग टू 2 मीटर। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। सेल ऑफ 10 वोल्ट, cell of 10 volt shunted with infinite resistance, cell of 10 volt shunted with infinite resistance, shunted with infinite resistance, then the corresponding null point is, then the corresponding null point is at 1.8 meter, at 1.8 meter. If the shunting resistance is 10 ohm, if the shunting resistance is 10 ohm, then the balance point is at 1.5 centimeter. Then the balance point is 1.5 meter. 1.5 meter. 1.5 meter. Find the internal resistance of cell. Find the internal resistance of cell. Find the internal resistance of cell.